हेलो दोस्तों, कोल इंडिया के बारे में हम बात करने वाले हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अर्ली फाइनेंशियल आजादी में। मई 7 को रिजल्ट आने वाले हैं और ये एक इंपॉर्टेंट डेट होने वाली है जब हम कोल इंडिया की बात कर रहे हैं। और साथ साथ 7 मई को डिविडेंड भी कोल इंडिया की तरफ से रिकमेंड होने वाला है। इनफैक्ट रिकॉर्ड डिविडेंड हो रहा है इस फाइनेंशियल ईयर में। डिविडेंड बढ़ा है पिछले साल के कंपैरिजन में। ये मैं पिछले जो फाइनेंशियल ईयर 22 है उसका डेटा इस साल के साथ मैं कंपेयर कर रहा हूं। तो देखिए फाइनेंशियल ईयर 2022, देखिए दिसंबर 2021, फिर फरवरी 2022, फिर अगस्त 2022, ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्स डिविडेंड डेट थी। यहां पर कोल इंडिया की तरफ से 9, 5 और 3, तो टोटल 17 रुपए का उनके द्वारा डिविडेंड आया था। अभी का जो फाइनेंशियल ईयर है यहां पर नवंबर के महीने में 15 रुपए का डिविडेंड, और अभी बहुत रिसेंट में फरवरी के महीने में 5 रुपए 25 पैसा, मतलब 20 रुपया 25 पैसे का डिविडेंड ऑलरेडी आ चुका है। और अगर मैं अभी का जो शेयर प्राइस है यहां पर जो कोल इंडिया का, तो ऑलरेडी जो इन्वेस्टर्स हैं आज के प्राइस में उनको ये 8.7% की डिविडेंड यील्ड ऑलरेडी मिल चुकी है, जो कि स्ट्रॉन्ग डिविडेंड यील्ड है। इनफैक्ट ये डिविडेंड यील्ड बढ़ भी सकती है क्योंकि प्रॉफिट्स बहुत ही अच्छे हुए हैं जब हम कोल इंडिया की बात कर रहे हैं। मेरा ऐसा अंदाजा है कि एटलीस्ट 5 से 8 रुपए के रेंज में कोल इंडिया का डिविडेंड आना चाहिए। ये मेरा कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स है। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर चाहे तो हो सकता है और भी ज्यादा डिविडेंड आ सकता है, बट मेरा एटलीस्ट जो कंजर्वेटिव बेस केस एटलीस्ट 5 रुपए का तो डिविडेंड का जो है, पिछला अगर फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से ही उन्होंने पे आउट किया तो उतना डिविडेंड तो आ ही जाना चाहिए। बाकी देखते हैं क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का डिसीजन रहता है 7 मई को। दोस्तों अब जब हम कोल इंडिया की बात कर रहे हैं तो जब रिजल्ट्स जो है वहां पर Q3 के समय में ऑलरेडी जो प्रोडक्शन का जो डेटा था अक्टूबर से दिसंबर 2021 163.8 मिलियन टन था, इस बार 180 मिलियन टन हो गया था। इनफैक्ट ये जो पूरा फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, मतलब मार्च एंड के समय में 700 मिलियन टन का कोल इंडिया की तरफ से प्रोडक्शन हुआ है, जो कि रिकॉर्ड, अब तक का रिकॉर्ड ये प्रोडक्शन कोल इंडिया की तरफ से हुआ है। इनफैक्ट उनके टारगेट भी है ये 1 बिलियन टन ले जाने का फाइनेंशियल ईयर 25-26 में। तो जो कहा जाता है कि कोयला उतना नहीं रहेगा भविष्य में, लेकिन कोल इंडिया के परफॉर्मेंस और जिस हिसाब से कोयला का जो ग्रोथ हो रहा है प्रोडक्शन का, ऐसा लग तो नहीं रहा है। रिकॉर्ड प्रोडक्शन उनकी तरफ से हो रहा है। अब प्रॉफिट्स के बारे में हम बात कर ले। देखिए ये है अक्टूबर से दिसंबर 2021 का समय का प्रॉफिट्स 4,640 करोड़ का हुआ था, और सिर्फ अक्टूबर से दिसंबर 2022 में 7,750 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट बढ़े हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है। देखिए अब तक का हाईएस्ट कोल इंडिया की तरफ से प्रॉफिट हुआ था 2018-19 में, ठीक है, मतलब अप्रैल 2018 से मार्च 2019, कोविड से पहले का समय। उस समय में हाईएस्ट प्रॉफिट उन्होंने किया था 17,464 करोड़। और मजे की बात यह है कि अभी जो फाइनेंशियल ईयर सिर्फ 9 महीनों का डेटा है, अभी तो मई में पूरा साल का डेटा आएगा। अप्रैल से दिसंबर जो डेटा अभी हम लोग के पास में है, 9 महीनों में ऑलरेडी आप देख सकते हैं 22,600 करोड़ के आसपास में ये प्रॉफिट हो रहा है। आप देखिए 17,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट और ये 22,600 करोड़ के आसपास प्रॉफिट। तो प्रॉफिट 9 महीनों में ऑलरेडी सरपास कर चुका है। फाइनल एनालिसिस और वैल्यूएशन में जाएंगे उससे पहले दोस्तों अर्ली फाइनेंशियल आजादी का ऐप को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है। यहां पर कुछ फ्री लेक्चर्स भी अपलोडेड है जिनको आप देख सकते हैं, और फ्यूचर में और भी बहुत सारे लेक्चर्स आने वाले हैं। मार्केट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो मटेरियल्स हैं वो भी यहां पर अपलोडेड हैं, और कोर्सेज भी हैं। अगर आप बिगिनर हैं और मार्केट में डायरेक्शन चाहते हैं तो इन कोर्सेज को भी एक भारी डिस्काउंट में दोस्तों आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अब कोल इंडिया के वैल्यूएशन के बारे में बात करते हैं। देखिए कोल इंडिया का अभी शेयर प्राइस 233 के आसपास में है। मार्केट कैप है, मतलब जितने भी शेयर्स हैं उनकी वैल्यू अगर देखा जाए 1.43 लाख करोड़ के आसपास में है। पी रेशियो देखेंगे तो ये 5 के आसपास में है। इनफैक्ट ये पी रेशियो और कम हो सकता है क्योंकि अभी जनवरी से मार्च का जब डेटा ऐड होगा तो ये 29,000 करोड़ से बहुत ही ऊंचा आने वाला है। तो पी रेशियो एक्चुअली में बहुत कम हो सकता है, तो उस जगह में तो बिल्कुल कंफर्ट है ही। बट लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करता हूं तो ये पीई की डी रेटिंग हुई है। मीडियन पीई अगर 5 साल का देखेंगे 6.5 है। 10 ईयर का डेटा देखिए एक टाइम में कोल इंडिया को 15-16 का भी पी रेशियो मिला हुआ है, लेकिन बीच में एक ऐसा समय भी मार्केट में आया था जहां पर ईएसजी को लेकर बहुत सारे कंसर्न्स हो रहे थे, और इनफैक्ट आपने आईटीसी में भी देखा था ईएसजी का कंसर्न। कोल इंडिया, एनटीपीसी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनियां थी, लेकिन जो ईएसजी के कंसर्न के कारण में इनको वैल्यूएशन वो नहीं मिल रहा था। लेकिन पेंडेमिक के बाद इन्वेस्टर्स देख रहे हैं कि अभी भी
ये एक विशफुल थिंकिंग है कि अचानक से सब कुछ ग्रीन पावर, ग्रीन एनर्जी हो जाए, उसमें होगा लेकिन उसमें समय लगेगा। तो और कोल इंडिया का आप डेटा देख ही रहे हैं कि प्रोडक्शन रिकॉर्ड इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट्स भी रिकॉर्ड इंक्रीज हो रहा है। तो अभी भी जरूरत तो कोयले की अभी है ही ग्रोथ के लिए, और रिन्यूएबल भी ग्रोथ होता रहेगा। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरह से ट्रेंड लग रहा है कि दोनों साथ में अभी रहेंगे, लेकिन यस अगले 5 साल में सिचुएशन चेंज होगी, तो वो चीज को इन्वेस्टर्स को बिल्कुल ध्यान में रखना है। और वो मैं अपने भी पोर्टफोलियो में मैनेज करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कोल इंडिया बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है, स्ट्रांग रिजल्ट्स आ रहे हैं, लेकिन पोर्टफोलियो में मैं वो रिस्क नहीं ले रहा हूं कि मैं 5% या 6% रख दूं। ये 1-1.5% के आसपास में मेरे पोर्टफोलियो में है, लेकिन अगेन वो रिस्क जो है 4-5 साल के बाद आए। बट जो भी हो, पीई डी रेटिंग हुई है 12-16 का पी से, अभी अगर आप देखेंगे पी रेशियो 4.9 है। इनफैक्ट रिजल्ट्स के बाद आप देखेंगे, अगले 2 दिन के बाद ही आप देखिएगा यहां स्क्रीनर में ये और कम हो गया होगा। तो मार्केट वो वैल्यूएशन नहीं दे रही है कोल इंडिया की जब हम बात कर रहे हैं। तो इस हिसाब से आप देखेंगे वैल्यूएशन कंफर्ट कोल इंडिया में बिल्कुल है। अगर मैं प्राइस टू बुक का भी क्राइटेरिया रखता हूं तो उनको 4.6 का 10 साल का एवरेज उनको आप देखेंगे प्राइस टू बुक उनको मिला हुआ है। अभी आप देखेंगे 2.55 है। तो ये सब कुछ नंबर्स हैं जो वैल्यूएशन को लेकर कोल इंडिया में कंफर्ट बिल्कुल बता रही है। बट मेरा यह भी मानना है कि मार्केट सुप्रीम है, मार्केट जो वैल्यूएशन उनके द्वारा आ रहा है उसी को ही हमको मानना है। ये हमारी थिंकिंग हो सकती है कि वो सस्ता है, बट मार्केट को कुछ और लग रहा हो। तो एक बहुत बड़ा मैसेज है कि फॉसिल फ्यूल की जरूरत अभी भी है इस मोमेंट में, खासकर जब ये रशिया यूक्रेन युद्ध हुआ, फिर कोविड के बाद से जैसे जैसे ग्रोथ होना शुरू हुआ तो दुनिया को भी लगा, इनफैक्ट यूरोप को भी लगा कि ऐसे ग्रीन एनर्जी रातों रात नहीं होगा, थोड़ा समय तो इसमें लगेगा। तो यहां पर डिविडेंड यील्ड यहां पर स्ट्रांग है, और एटलीस्ट यहां पर जिस हिसाब से ग्रोथ हो रहा है 4-5 साल तो ग्रोथ यहां पर रहेगा ही। फिर देखिए हर क्वार्टर में नए नए डेटा आएंगे और उसके हिसाब से हम फिर फर्दर एनालाइज करेंगे। तो उसीलिए मैंने इसलिए पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा यहां रखा नहीं है कि, क्योंकि डिविडेंड यील्ड बहुत स्ट्रांग है। अगर मैं डिविडेंड यील्ड के चक्कर में अगर 8-10% पोर्टफोलियो में जगह दे दूं तो उस हिसाब से मुझे लगता है रिस्क थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। मैं पॉजिटिव हूं लेकिन अपने वेटेज को मैंने थोड़ा कम रखा हुआ है, ठीक है। अब ये स्ट्रांग डिविडेंड यील्ड है, और जिस हिसाब से अभी Q4 है, अगर कुछ शॉक नहीं हुआ तो मुझे लगता है एक रिकॉर्ड प्रॉफिट यहां पर आने वाला है कोल इंडिया की तरफ से। ऑलरेडी उन्होंने हिंट दे ही दिया है, प्रोडक्शन के जो हाईएस्ट नंबर आए हैं उनसे। फिर पावर, इलेक्ट्रिसिटी, इसकी डिमांड है। देखिए भारत ग्रो कर रहा है, जिनके पास फैन है उनके पास एसी आ रहा है, एक एसी है तो 2 एसी आ रहा है। तो ये पावर की डिमांड तो एक नेचुरल डिमांड है, जैसे जैसे ग्रोथ होगा वैसे वैसे पावर की या इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड रहेगी। लेकिन अब जो फाइनेंशियल 23 अभी जो रिजल्ट आ गए हैं मार्च का, ये रिकॉर्ड प्रॉफिट जो है, जो अंदाजा लगाया जा रहा है, वो अब आगे के साल में 2023, 24, 24-25 वैसा प्रॉफिट जो है थोड़ा सा अब मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्रॉफिट पीक कर गया है, शायद अब अभी जो फाइनेंशियल ईयर है थोड़ा प्रॉफिट कम हो। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि यहां पर रेवेन्यू कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, यहां पर कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ेगा, लेकिन प्रॉफिट कम हो सकता है, मतलब मार्जिन में प्रेशर आ सकता है। अब देखिए कोल इंडिया की तरफ से ई ऑक्शन होता है कोयले का, तो ई ऑक्शन, और पिछले साल जो कोयले के प्राइसेस बहुत बढ़े थे तो ई ऑक्शन में उनको बहुत अच्छा प्रीमियम मिल रहा था। तो प्रीमियम मिल रहा था तो प्राइस बहुत ज्यादा हो गए थे, तो उसकी वजह से उनको प्रॉफिट्स भी ज्यादा हुए। लेकिन इस साल फिर अब कोयले के प्राइसेस कम होना शुरू हुए हैं, तो वो कूल डाउन थोड़ा सा हो गया है, जिससे जो आने वाले समय है, आने वाला समय मतलब अभी जो अप्रैल में, जून, अगस्त, सितंबर, जैसे जैसे साल जाएगा वैसे जो प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट्स रहेंगे। देखिए ईयर ऑन ईयर हम प्रॉफिट देखेंगे तो शायद थोड़ा कम हो जाएगा, बट ओवरऑल आप देखेंगे तो एक अच्छा ही नंबर रहेगा। लेकिन FY23 की तुलना में प्रॉफिट यहां पर कम होने की यहां पर उम्मीद है। तो इस साल जो रिकॉर्ड डिविडेंड आया है, अगले फाइनेंशियल ईयर में डिविडेंड जरूर आएगा, लेकिन उसको फिर बेस केस मानना कि वैसा ही डिविडेंड अगले साल में आएगा थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसीलिए अभी का जो फाइनेंशियल ईयर है, यहां पर ई ऑक्शन का जो नंबर्स हैं वो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां कोयले के प्राइसेस चूंकि कम हुए हैं तो वो प्रीमियम कम हुआ है। अब ई ऑक्शन बहुत ज्यादा भी है नहीं, ये लगभग अगर आप टोटल प्रोडक्शन में देखेंगे तो ये 10% के आसपास ही है या उससे भी कम ही है। बाकी का जो 90% है वो FSA है, मतलब फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट, वो फिर गवर्नमेंट के लिए वो फोकस में रहता है, वो लॉन्ग टर्म का रहता है, और उसमें फिर प्राइसेस बहुत ज्यादा नहीं मिलते हैं। तो इसीलिए इस बार का जो रिजल्ट है बहुत ही अच्छा आने वाला है, लेकिन आने वाले समय में एक स्टीडी ग्रोथ का हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। अब स्टीडी ग्रोथ का मतलब ये नहीं है कि लॉसेस होंगे, प्रॉफिट्स रहेंगे, लेकिन हम अगर फाइनेंशियल ईयर 19, चलिए कोविड वाला साल हम छोड़ दें, 22 का जो साल था जब बहुत ठीक हो गया था, उस समय के साथ कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा यहाँ पर सही होगा। तो वो चीज़ को भी हमको ध्यान में रखना है। बाकी May 7 को नए डेटा आएंगे, नई एनालिसिस होगी, हम आपके सामने लेकर आएंगे नए डेटा, डिटेल्स और डिविडेंड के बारे में। तो सब्सक्राइब करके रखिएगा अर्ली फाइनेंशियल आज़ादी। धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। थैंक यू दोस्तों।